ठीक। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल इजी मैथ बाय कौशल राम। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में वास्तविक संख्याओं के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसी बात को फिर आगे बढ़ाते हैं और अगले क्लास में जो आज हम पढ़ेंगे वो वास्तविक संख्या से रिलेटेड ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही होगा। और जहाँ तक मुझे याद है पिछले क्लास में हम अपरिमेय संख्या लास्ट टॉपिक डिस्कस किए थे और अपरिमेय संख्या का शायद डिफिनीशन हम पढ़ाए थे। और आज जो है परिमेय और अपरिमेय इस दोनों संख्या में कुछ संबंध है जो दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद किस चीज का निर्माण करता है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा हम पहले बात करेंगे पिछले क्लास की जिसमें हम पढ़े थे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो है इसमें लिखाए थे हम कि कोई अभाज्य संख्या जब कर्णी चिन्ह से युक्त हो जाए, जैसे देखिए 2 और 3 अभाज्य है और इसको हम कर्णी चिन्ह से युक्त कर दिए तो ये अपरिमेय बन जाता है। और इससे पहले हम पढ़े थे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हम पढ़े थे कि जो संख्या p/q के रूप का होता है, जैसे 3/4, 2/3, ये सारा का सारा परिमेय है। तो अब जो क्लास होगा, अब इसमें हमको समझना है कि परिमेय और अपरिमेय में दोनों में रिलेशन क्या है और दोनों एक दूसरे से अगर किसी संक्रिया के माध्यम से जुड़ता है तो जुड़ने के बाद क्या बनता है, तो वही चीज देखेंगे। और शायद लास्ट टॉपिक में हम नोट लिख रहे थे, तो नोट्स को ही आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में एक नोट हो चुका था, आज दूसरा नोट होगा। आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं नोट नंबर 2। ध्यान देने वाली बात ये है कि जितना भी नोट आएगा ये सारा का सारा नोट आपको हिसाब बनाने में बहुत सारा मदद करेगा, इसलिए नोट को आप ध्यान में रखेंगे हमेशा। देखिए यहाँ पर जो नोट नंबर 2 होगा, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय होता है। योगफल अंतर गुणनफल तथा भागफल, हम सब एक ही साथ लिख दिए, तथा भागफल हमेशा अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। अब इसको एग्जाम्पल के आधार पर देखेंगे। जैसे हम कहें यहाँ पर एक परिमेय तथा एक अपरिमेय का योगफल अंतर गुणनफल तथा भागफल हमेशा अपरिमेय होता है। इसका मतलब है कि एक परिमेय संख्या लिया जाए और एक अपरिमेय संख्या लिया जाए, तो इस दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो रिजल्ट होगा वो हमेशा अपरिमेय होगा। इस कथन को हम लोग साबित भी करेंगे आगे टॉपिक जब शुरू होगा। अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को जब तक याद नहीं रखेंगे तो आगे का टॉपिक समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए इसको याद रखना आवश्यक है। जैसे देखेंगे, जैसे आप जानते हैं 2 एक परिमेय संख्या और इसमें हम ऐड करते हैं √2, तो देखिए √2 अपरिमेय है, 2 परिमेय है। अब इस दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो इसका जो रिजल्ट हुआ, रिजल्ट हमारा हो जाता है अपरिमेय, यानी कि 2 + √2 ये एक दूसरे से ऐड तो होगा नहीं, लेकिन ऐड नहीं हुआ लेकिन फिर भी एक संख्या बना, तो वो संख्या क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। यही चीज आपको समझना था। दूसरा है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय को जब हम घटाते हैं तो इसका भी जो रिजल्ट होगा ये भी हमारा अपरिमेय ही होगा, यानी इसी को हम घटा दें 2 - √2
तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। इसी तरह अगर हम गुना भी कर दें, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जब हम गुना करेंगे तो इसका भी जो रिजल्ट होगा ये भी अपरिमेय ही होगा। जैसे कि देखिए जैसे हम ले लेते हैं √2 इंटू √3, ये जो रिजल्ट हुआ ये रिजल्ट भी अपरिमेय ही होगा। इसी तरह जब हम एक परिमेय लेते हैं और एक अपरिमेय लेते हैं और इसको जब हम सब भाग करेंगे, परिमेय बटे अपरिमेय करेंगे, तो इसका भी रिजल्ट हमारा आ जाएगा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, यानी 2 डिविजिबल बाय √3। तो इसका जो रिजल्ट हुआ 2 बाय √3 हुआ, जिसको हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। तो यहाँ कुल मिलाकर देखा जाए तो एक परिमेय और एक अपरिमेय, इसको अगर हम जोड़ें या घटाएं, चाहे गुणा करें या भाग करेंगे, तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय रहता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावे ये जो था हमारा नोट नंबर 2 था। अब हम लोग अगला टॉपिक पे ध्यान देंगे, नेक्स्ट। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। आगे जो प्रॉपर्टी आएगा इसका परिमेय और अपरिमेय में, ये भी बहुत ही आवश्यक है हमारे हिसाब के लिए। आगे जो हिसाब पढ़ेंगे उसमें ये नोट अगला जो है बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। जैसे अब नोट नंबर 3 कर लेंगे। नोट नंबर 3, इसमें हम लोग देखेंगे कि एक अपरिमेय, या एक नहीं दो अपरिमेय संख्याओं, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल, कोमा, अंतर, गुणनफल तथा भागफल। दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल, अंतर, गुणनफल तथा भागफल, ये चारों जो बात होते हैं ये परिमेय एवं अपरिमेय दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। यही चीज आप ध्यान देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि दो अपरिमेय संख्या, यानी पहला भी अपरिमेय और दूसरा भी अपरिमेय, अगर दोनों अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग करें, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। सब हम उदाहरण के तौर पर समझेंगे कैसे क्या होता है। तो इसको फिर से लिखेंगे। जैसे हम देखिए, एक लेते हैं अपरिमेय संख्या और इसको हम ऐड करते हैं दूसरे अपरिमेय के साथ, तो रिजल्ट जो होता है वो आपका परिमेय भी आने की संभावना है और अपरिमेय भी आने की संभावना है। कैसे, तो वो देखिए। जैसे देखें, अगर हम बात करें 2 + √2, ये एक अपरिमेय संख्या है। इसमें हम दूसरा अपरिमेय जोड़ते हैं जिसका रिजल्ट मान लेते हैं एक है 3 - √2। तो देखिए, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय है, और आगे जो लिखे हैं ये भी अपरिमेय है, अपरिमेय है। अब दोनों जब जोड़ा जाए तो जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है, देखिए इसको लिखा जाएगा 2 + √2 + 3 -√2। ये -√2 + √2 कट जाने के बाद 2 + 3 आया, जिसको हम लिखेंगे 5। तो ये जो 5 है, ये 5 हो जाता है परिमेय संख्या, ये 5 है परिमेय संख्या। तो देख लिया कि दो अपरिमेय को जब हम जोड़ते हैं तो रिजल्ट आता है परिमेय,
इसी प्रकार अगर दो अपरिमेय को जोड़ने पर एक अलग लेते हैं, जैसे √2 प्लस √2, तो ये दोनों अपरिमेय ही है, लेकिन इसको जब ऐड करेंगे तो आएगा 2 प्लस √2, ये भी आ जाएगा हमारा क्या चीज, अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो इससे हमको निष्कर्ष मिला कि एक अपरिमेय जब दूसरे अपरिमेय के साथ जुड़ता है तो जुड़ने के बाद रिजल्ट परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। इसी तरह उदाहरण अगर दूसरा लिया जाए अंतर का, एक अपरिमेय जब घटाया जाए दूसरे अपरिमेय के साथ तो इसका जो रिजल्ट होगा ये भी परिमेय हो सकता है और अपरिमेय हो सकता है, ये भी परिमेय हो सकता है और अपरिमेय हो सकता है। इसका भी उदाहरण समझ लेते हैं यहीं पे। इसका उदाहरण हो जाएगा, जैसे देखेंगे 2 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम जब घटाएंगे इसमें से घटा लेते हैं 3 प्लस √2, तो दोनों अपरिमेय संख्या है। और इसका अंतर देखिए, 2 प्लस √2 लिखेंगे, अब माइनस इंटू प्लस हो जाएगा -3, अब माइनस इंटू प्लस हो जाएगा -√2। तो ये देखिए -√2 प्लस √2 खत्म हो गया, 2 - 3 हो जाता है -1। तो ये जो -1 हुआ ये कौन सी संख्या है, ये है परिमेय संख्या। तो देख रहे हैं कि दो अपरिमेय को घटाए हैं तो रिजल्ट हमारा परिमेय आता है। इसी तरह हम दूसरा एक उदाहरण लेंगे, जैसे √3 -√2, ये दोनों घटेगा नहीं, लेकिन ये जो एक अपरिमेय है और ये भी एक अपरिमेय है, दो अपरिमेय को जब घटाव किया तो इसका रिजल्ट यानी जो बना संख्या वो भी हो गया अपरिमेय संख्या। इसका अर्थ है कि दो अपरिमेय संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। इसी प्रकार जब दो अपरिमेय संख्याओं को घटाते हैं तो उसका भी रिजल्ट जो होता है परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। यही यहाँ पर समझने वाली चीज है। इसी के साथ तीसरा जो एग्जाम्पल होगा, तीसरा गुणनफल से रिलेटेड होगा। तीसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल, यानी पहला अपरिमेय, इसमें भी हम गुणा करेंगे दूसरे अपरिमेय से, तो इसका जो रिजल्ट होगा ये रिजल्ट भी परिमेय हो सकता है और अपरिमेय हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है। यानी देखा जाए इसका एग्जाम्पल, तो जैसे देखिए √3 अपरिमेय है, इसमें हम जब मल्टीप्लाई किए √3 से तो दोनों अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है इसका वैल्यू 3 आएगा। तो 3 एक परिमेय संख्या है। तो देख लिया कि दो अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल हुआ वो परिमेय में कन्वर्ट होता जा रहा है। इसी तरह √2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें √3 के साथ तो इसका रिजल्ट हो जाता है √6, जो कि अपरिमेय संख्या है, जो कि अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा तीसरा उदाहरण है। यानी कुल मिलाकर अगर बात करते हैं, दो अपरिमेय संख्या का योगफल परिमेय भी होता है, अपरिमेय भी होता है, अंतर भी परिमेय भी होता है, अपरिमेय भी होता है, गुणनफल भी परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। इसी के साथ तीसरा नेक्स्ट, इसको ध्यान पूर्वक आप लोग घर में पढ़ेंगे। पढ़ने से क्या होगा कि इसमें आप अपने मन से कुछ कुछ एग्जाम्पल लेकर प्रैक्टिस करें, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा वो भी आप यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, अगला देखते हैं नंबर डी। एग्जाम्पल नंबर डी था कि अगर पहला हम अपरिमेय लेते हैं और एक अन्य अपरिमेय लेते हैं, दोनों संख्याओं को डिवीजन करते हैं, यानी भाग करेंगे तो भागफल भी हमारा अपरिमेय ही प्राप्त होता है और परिमेय भी प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे, देखिए अगर बात करें √2, इसमें भाग करते हैं √2 से,
तो ये अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। अब दोनों अपरिमेय को जब हम डिवाइड किए हैं तो इसको लिखा ऐसे जा सकता है 2√2 बाय √2, ये √2 ये √2 खत्म हुआ तो इसका वैल्यू 2 आ गया, और जो कि परिमेय संख्या है। इसी तरह एक और उदाहरण लेंगे, जैसे हम लेते हैं √3 डिवीजन करेंगे √2 को, तो ये जो वैल्यू हुआ ये सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं √3/2 का रूट, यानी रूट में 3/2, और इस पूरे संख्या को हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। तो कुल मिलाकर यहाँ पर निष्कर्ष आ गया कि दो अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल तथा भागफल अपरिमेय भी होता है और परिमेय भी होता है। तो आज जो हम लोग अभी नोट पढ़े हैं परिमेय और अपरिमेय से संबंधित नोट, ये नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है। इसको आप ध्यान पूर्वक घर में प्रैक्टिस करते रहिएगा, और जहां तक संभव हो हम जो प्रत्येक एग्जाम्पल दिए हैं इस प्रत्येक एग्जाम्पल को तो याद रखना ही है, और आपको खुद से भी एग्जाम्पल घर में तैयार करना है कि ऐसे कैसे हो रहा है। तो ये जब आप करेंगे तो इससे आपका प्रैक्टिस बनेगा, तब समझ में हिसाब आएगा। आगे जो हिसाब पढ़ेंगे हम लोग उसमें इस चीज को साबित भी करेंगे कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जब मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुना होता है तो वो गुणनफल कैसे अपरिमेय हो जाता है उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर पढ़ना आवश्यक था इसका प्रॉपर्टी। तो ये अब खत्म होता है ये टॉपिक। इसके अलावे अब हम जो है शुरू के क्लास में जब वास्तविक संख्या का डिस्कस कर रहे थे तो उसमें जो हम बताए थे कि संख्या जो होता है किस किस प्रकार से बना है, कौन कौन सी संख्या होती है। तो उसके अलावे भी हम साइड में कुछ संख्या लिखे थे, उस सभी संख्या का भी डिस्कस करेंगे, तब जाकर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म होगा। और उस सब संख्या के बारे में आप जानते भी हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट डिस्कस भी कर सकते हैं उसमें। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो और आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ भी सकते हैं, ये सारी संख्या नहीं समझे हैं तो बताइए, तो फिर से हम एक नया वीडियो तैयार करते हैं। लेकिन देखेंगे अगला जो होता है एक संख्या है सम संख्या। ये सारी संख्या हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, सम संख्या यानी सबको पता भी होगा। सम संख्या इसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लगे, जिसमें 2 से पूरा भाग लगे उसे सम संख्या कहा जाता है। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, ये सारा, ये जो सारी संख्या है 2, 4, 6, 8, ये सब संख्या 2 से डिविजिबल है, यानी कहने का मतलब 2 से पूरा इसमें भाग लग जाता है। और 0 जो है, 0 को भी सम संख्या के ही फैमिली में रखा गया है, हालांकि उसको 0 को मतलब लिखा नहीं जाता है, बट हम समझ सकते हैं कि वो भी सम संख्या है। दूसरा आता है विषम संख्या, इसको हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहा जाता है। ये चीज भी आप बढ़िया से याद रखेंगे। 1, 3, 5, 7, ये सारी की सारी संख्या विषम संख्या। तो इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा उपयोग भी होगा आगे चल के लेसन में, तो याद रखना है, और वैसे पहले से भी याद होगा। अगला संख्या है अभाज्य संख्या।
या इसी को कहते हैं रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर। वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के सिवाय किसी अन्य संख्या से पूरा भाग नहीं लगे, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। अभाज्य संख्या कहा जाता है। देखिए, ये जो संख्या है अभाज्य संख्या, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि आगे जो इसी में यानी वास्तविक संख्या में जो आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, उस टॉपिक में अभाज्य संख्या से संबंधित ढेर सारा प्रश्न मिलने वाला है। इसलिए इसको आप ध्यान पूर्वक समझें। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के सिवाय किसी अन्य संख्या से पूरा भाग नहीं लगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे देखिए, दो एक संख्या है जिसमें अगर भाग लगाएंगे किसी संख्या से, तो उसमें देखिए सिर्फ एक से भाग लगेगा और सिर्फ दो से भाग लेगा। इसके अलावे एक और दो के अलावे इसमें किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा। फिर एक संख्या लेंगे हम लोग 3, तो इसमें जो है 3 देखेंगे, इसमें एक से भाग लगेगा और सिर्फ 3 से भाग लगेगा, तो ये भी एक भाज्य संख्या हो गया। फिर देखिए 5, ये जो है इसमें भी एक से भाग लगता है और सिर्फ 5 से भाग लगता है, तो ये भी एक अभाज्य संख्या ही हुआ। इसी सभी संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। इसी तरह हम लोग अगर एग्जाम्पल ले 7, तो ये देखिए 1 भी हो जाएगा और 7 से भी लगेगा। अगर हम बात करें 9 का, तो 9 में देखिए 1 से भाग लगता है, 3 से भी लगता है और 9 से भी लगता है, तो ये 1 और 9 के अलावे किसी अन्य से भी भाग लग गया, इसलिए इसको हम लोग भाज्य संख्या नहीं कहेंगे। तो इसी तरह ढेरों सारी संख्या है जिसमें एक और स्वयं के सिवाय किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, तो उसे हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब जो अगला है इसी से संबंधित, जिसको हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या देखते हैं। इस सभी परिभाषा को आप जब तक याद नहीं रखिएगा, तब तक जो है हिसाब बनाने में जो कठिनाई होता है वो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए आप परिभाषा भी याद रखें और एग्जाम्पल जितना होता है उस सब को भी ध्यान में रखेंगे। अब अगली जो संख्या होती है वो है भाज्य संख्या, या इसी को हम लोग कहेंगे, या इसी को कहते हैं यौगिक संख्या। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, इसको भी ध्यान से देखिएगा। वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के सिवाय किसी अन्य संख्या से भी पूरा भाग लगे, उसे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहा जाता है। जैसे देखिए, जैसे अगर हम बात करें संख्या 4 का,
तो 4 में देखिए 1 से भी भाग लगता है, 2 से भी भाग लगता है और 4 से भी भाग लगता है। इसलिए ये सभी ये जो 4 है, ये 4 हो गया भाज्य संख्या। फिर देखिए 6 में 1 से भी भाग लगता है, 2 से भी भाग लगता है, 3 से भी भाग लगता है और 6 से भी भाग लगता है। तो ये जो 6 है ये भाज्य संख्या हो गया। इसी तरह हम लेंगे 8, तो 8 जो होगा 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा, 4 से भी भाग लगेगा और 8 से भी भाग लगेगा। तो इस तरह से ढेर सारी संख्या है, 9 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। इसी तरह ढेर सारी संख्या है जो सभी भाज्य संख्या है। अर्थात आपको याद रखना है कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के सिवाय किसी अन्य से भाग नहीं लगे, और भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के सिवाय किसी अन्य से भी भाग लगे, उसे हम लोग भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। अब यहाँ एक नोट आता है, और ये नोट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है, तो वो हो जाएंगे आपका 2। यानी कहने का अर्थ है कि 2 एक ऐसा संख्या है जो सम है और अभाज्य है। सम संख्या में मात्र एक ही संख्या 2 है जो अभाज्य है। इसके अलावे जितने भी सम संख्या है वो सारा का सारा संख्या अभाज्य नहीं है। इसलिए इसको याद रखेंगे। ये नोट एग्जाम्पल ये पूछता भी है। और एक और इसी संख्या को कहा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो क्या हो जाएंगे आंसर? 2। यानी 2 एक ऐसा संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है। तो इसे आप लोग ध्यान पूर्वक याद रखेंगे। और एक संख्या है अगला, संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या, देखिए ये थोड़ा सा समझने वाला चीज है, हालांकि ये आपके टॉपिक में नहीं है लेकिन हम एक एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं। तो इसको देखिए, लिखेंगे वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योगफल, जिसके गुणनखंडों का योगफल, जिसके सभी गुणनखंडों कर ले, जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का दोगुना होता है। दोगुना हो उसे संपूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे ध्यान से देखिए, जैसे अगर हम बात करें 6 का, 6 एक ऐसा संख्या है। पहले हम इसको देखते हैं 6 का गुणनखंड। 6 का गुणनखंड, तो इसका गुणनखंड मतलब हुआ कि 6 में किस किस संख्या से भाग लगता है। तो 6 का गुणनखंड है 1, 2, 3 और 6। ये सभी 6 का गुणनखंड है। अब इसका योग निकालिए। योग निकालते हैं तो 1 + 2 + 3 + 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 1 12। तो ये हो गया 12। ये जो 12 है इसको हम लोग 2 गुना 6 लिख सकते हैं। अब देखिए, गुणनखंड का जो योग आया वो योग उस संख्या का दुगुना है। यानी जो संख्या हम लिए थे 6 का दुगुना है उसका योग, इसलिए हम 6 को संपूर्ण संख्या कहेंगे। इसी तरह और भी ढेर सारी संख्या है जो आप लोग खुद से दिमाग लगाकर निकाल सकते हैं।
कि वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का दोगुना हो जाए उसे संपूर्ण संख्या कहा जाएगा। तो ये एग्जाम्पल था इसका, और आप खुद इसके बाद जो है निकाल लीजिए और देखिए कौन कौन सा संख्या है, घर में प्रैक्टिस भी कीजिए तो पता चल जाएगा कि और कौन कौन सा उदाहरण है संपूर्ण संख्या का। तो ये जो टॉपिक था आज का जो हम लोग क्लास किए हैं, और इस क्लास में लगभग वास्तविक संख्या का सभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। अब इसके बाद जो टॉपिक होगा वो हमारा एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा, यानी अब जो हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसमें इस बेसिक का जो है विशेष महत्व होगा। इसलिए मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट भी रहेगा कि आप जितना भी अभी तक में हम लोग संख्या पढ़े हैं यहाँ पर, उस सभी संख्या को याद भी करें और उसका उदाहरण भी याद रखें, और एग्जाम्पल याद रखने के बाद अब जो टॉपिक शुरू होगा उसमें बहुत ही फायदा होने वाला है आपको। इसलिए आप जो है याद कर लीजिएगा, और हम जो है आज का टॉपिक यहीं पर रखेंगे ताकि आप फिर अगला नया वीडियो में आपको इस लेसन का जो है, यानी कहने का मतलब एनसीईआरटी का बुक शुरू हो जाएगा, उसमें आपको बेसिक से थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, यानी कि शुरुआत हो जाएगा चैप्टर का, तब आपसे एनसीईआरटी का बुक बनने भी लगेगा। तो तब तक के लिए हम आपसे जो है विदा लेंगे, और अंत में आपसे ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं, और कोशिश करें कि जितना से ज्यादा स्टूडेंट को पहुंचा पाएंगे तो आप घर में बैठकर अब मतलब अच्छे तरह का पढ़ाई ले सकेंगे मैथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।